हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप मजे में होंगे। क्लास 12th में आप लोग आ गए, क्लास 11th पार करके। लेकिन अब अगला पड़ाव है हमारा बोर्ड एग्जाम्स। इस बोर्ड एग्जाम का प्रेशर आप सबके ऊपर है, लेकिन इस बोर्ड के प्रेशर को अब हम हटाएंगे क्योंकि आपका साथ देने आ गया है आपका अपना फिजिक्स टीचर रॉजर गेनी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे लेक्चर्स और वीडियोस इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जो हम लोग बचपन में मजाक में खेल में भी करते थे। क्या आपने पेपर के छोटे छोटे टुकड़े बनाए, काट रख लिए, तोड़ करके उसको पेपर को फाड़ा और रख लिया अपने पास। उसके बाद एक प्लास्टिक का स्केल लिया और अपने सूखे बालों पर रब किया, और जब हम उनको पास में लाते हैं पेपर्स के तो हम ऑब्जर्व करते हैं वो पेपर ऐसे उड़ के उस पर चिपकने लग जाते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर आपने कभी नोटिस किया हो सीआरटी टीवी, जो पुराना वाला टीवी होता था पिक्चर ट्यूब वाला, कभी जब वो बंद होता था उसके पास आप अपना ऐसे हाथ लेकर के जाएंगे तो आपके बाल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना, जो बाल खड़े हो जाते हैं। रीजन क्या है? इस सब के पीछे जो एक बेसिक कारण है वो है चार्ज। अब चार्ज क्या होता है समझते हैं। ये जो चार्ज है बॉडी का, ये है क्या, कि हम जिसे कहते हैं चार्ज क्या है। देखो, चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक इंटरनल प्रॉपर्टी के फॉर्म में पाया जाता है। कारण समझो, हम सब किससे बने हैं? हम बने हैं एटम्स से। एटम्स के अंदर तीन तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ये तीन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इनमें से न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं पाया जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज मिलता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज मिलता है। तो हर एटम के अंदर चार्ज पाया जाता है। प्रोटॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस में मिलते हैं, यही कारण है कि जो न्यूक्लियस होता है ये किसी भी एटम का हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये हमने इतना बेसिक्स पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में रिगार्डिंग एटम्स शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये हम लोग क्लास 11th में भी सीख चुके हैं, 9th में भी पढ़ा था केमिस्ट्री में, तो ये तो बिल्कुल बेसिक्स है। तो अगर आप नोटिस करो, हम किससे बने हैं? हम एटम से बने हैं। और हमारे एटम्स किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स पर क्या पाया जाता है? चार्ज। इसीलिए कहा जाता है चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब ये हमारी अंदरूनी इंटरनल प्रॉपर्टी है। ठीक, तो कभी भी आप चार्ज को डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे? आप कहेंगे चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। याद करो मेरे पहले एग्जांपल मैंने क्या दिया? आपने पेपर के टुकड़े फाड़े, स्केल को रब किया, पास में लेकर के आए, तो आपने ऑब्जर्व किया वो पेपर बिट्स स्केल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्शन, रिपल्शन दोनों ही होती हैं फोर्सेस। तो यहां पर उस स्केल में ऐसा क्या हुआ कि उसने पेपर बिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया? आप समझते हैं इसका मैकेनिज्म। जब हमने उस स्केल को अपने ड्राई हेयर पर रब किया तो एक्चुअली में रबिंग करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया बिटवीन द हेयर एंड द स्केल। तो जब हम उस चार्ज स्केल को लेकर के आए पेपर्स के पास तो उसने उन पेपर बिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉडीज के बीच में एक फोर्स को जनरेट करती है, और वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी हो सकती है। अब वो अट्रैक्शन और रिपल्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्जेस की नेचर कैसी है। ठीक, अब चार्जेस की नेचर के लिए हमने देखा चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर वो एक जैसे चार्जेस होंगे, यानी दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तो उनके बीच में होगा रिपल्शन। लेकिन अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे, यानी एक पॉजिटिव बॉडी है और एक नेगेटिव बॉडी, तो उनके बीच में होगा अट्रैक्शन। तो हमें पता है चार्ज क्या है। चार्ज बॉडी की इंट्रिंसिक या इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडीज के अंदर क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा होती है। ठीक है, समझ में आ गया सबको चार्ज क्या होता है बच्चों? चलिए अब इस चार्ज के बारे में समझते हैं। चार्ज कैसी क्वांटिटी होगी? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब आपको पता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसमें किसी भी तरह का क्या ना हो, डायरेक्शन ना हो। ठीक, तो ये जो चार्ज है इसमें हमेशा सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताया जाता है। अब क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट कूलम होती है,
तो जब भी आपको कहा जाएगा किसी बॉडी के पास कितना चार्ज है, कहा जाएगा जी 1 कूलम है, 1.5 कूलम है, 2 कूलम है। ये नहीं कहा जाएगा कि नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हमेशा उसका मैग्नीट्यूड बताया जाएगा। यही कारण है चार्ज बिकम्स अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है बच्चों वो होती है कूलम। इसकी सीरियस यूनिट्स में से हम लेते हैं, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और वो होती है एप कूलम, और एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसको बोला जाता है स्टैट कूलम। ठीक है, इनको हम आगे फर्दर समझेंगे चार्ज को जब डिफाइन करेंगे यूनिट्स को। ठीक, इसकी कुछ और बेसिक यूनिट्स भी होती है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU जो मैंने आपको बताया वो एक बहुत छोटी यूनिट है। एक कूलम के अंदर 3 × 10⁹ ESU पाए जाते हैं, लेकिन एप कूलम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU जो है ये बड़ी यूनिट है कूलम से। एक EMU 10 कूलम के बराबर होता है, तो एक कूलम में कितने EMU आ जाएंगे, 1/10। ठीक, तो अगर मैं ESU और EMU का रिलेशन निकालूं तो 3 × 10⁻10 बन जाएगा। इसके अलावा दो और यूनिट्स होंगी। आपने देखा होगा जब आप इन्वर्टर की बैटरी खरीदते हैं तो उस पे 150 AH लिखा होता है, एम्पियर आर होता है, 200 एम्पियर आर, 220 एम्पियर आर बताता है कितना बैकअप होता है। इसके अलावा आप जब फोन खरीदते हैं तो आपने नोटिस करा होगा फोन की बैटरी को बढ़ चढ़ के बताती है कंपनी, 5000 mAh जी, उसके बाद एक बताती है 6000 mAh, चाइना वाले कहेंगे 20000 mAh का फोन, कुछ भी कर देंगे। ठीक, तो याद रखना है एक क्वांटिटी होती है एम्पियर आर, किसके बराबर होती है, 3600 कूलम के बराबर होती है। फिर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो आप कहेंगे फैराडे, 96,500 कूलम के बराबर होता है ये। 1 फैराडे इज 96,500 कूलम। एक्चुअली में ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि जो एक कूलम है ये भी बहुत बड़ी वैल्यू ऑफ चार्ज होती है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चार्ज के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसे समझ लीजिए। चार्ज जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। किसके लिए, फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए। कौन से होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो उनके लिए उनका चार्ज इंटरनल प्रॉपर्टी है। लेकिन किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और ये इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ऊपर। तो इंटरनल प्रॉपर्टी इनके लिए कही जाती है फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। बात समझ में आ गई सबको, पक्की बात। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने चार्ज को 2 कैटेगरीज में बांटा। उन्होंने नाम कुछ और दिए थे। उन्होंने चार्जेस को विट्रस और रेजिनस नाम दिया था, डिपेंडिंग के वो किस की वजह से आया। जैसे ग्लास को, अगर आप ग्लास की बात करें उसका लैटिन नेम जो होता है वो विट्रम होता है। ग्लास का लैटिन नेम विट्रम है, इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ग्लास रॉड के ऊपर आने वाले चार्ज को विट्रस बोला, जिसे हम अब मॉडर्न जमाने में पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज जो कि एबनाइट या एम्बर के ऊपर आता था, अब एम्बर को रेजिन बोला जाता है, इसीलिए उन्होंने एम्बर के ऊपर आने वाले चार्ज को रेजिनस नाम दिया, जिसको हम मॉडर्न डे वर्ल्ड में नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो आपको ये दोनों चार्जेस और इसके ये वाले मेन एग्जांपल्स याद रखने हैं। अगर आप एक ग्लास रॉड को लेते हैं और उसको सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आता है वो कहलाता है पॉजिटिव। और अगर आप एक एबनाइट या एम्बर की रॉड लेते हैं और उसको कैट फर से रब करते हैं तो उसके पास जो चार्ज आता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव। ये दोनों एग्जांपल्स बच्चों प्लीज याद रखिएगा। ठीक, अब देखो ग्लास रॉड ली, उसको सिल्क के कपड़े से रब किया तो हुआ क्या, यहाँ पर इस चार्जिंग के कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पर हुआ क्या, ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ के पास चले गए, तो सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब क्योंकि ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, इसलिए ग्लास रॉड के पास हो गई इलेक्ट्रॉन्स की कमी। ग्लास रॉड के पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इसीलिए उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव।
और जो सिल्क क्लॉथ है इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया, इसलिए इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इसी तरीके से अगर आप एबेनाइट को कैटफर से रब करते हैं तो क्या होता है, कैटफर इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और एबेनाइट रॉड इलेक्ट्रॉन्स को करती है गेन, जिसकी वजह से एबेनाइट रॉड पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और कैटफर पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया सबको ये बात? तो ये जो सारा खेल है चार्जिंग का, इसका कारण क्या है? अगर आपसे कोई पूछे चार्जिंग का कारण क्या निकल करके आता है, तो आप कहोगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन ही तो चल रहा है भाई। बस देखो, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन है यही चार्जिंग का कारण है। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। अभी जो हमने सीखा, जब भी किसी बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, यानी उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब उस बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बात क्लियर सबको? तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट है बच्चों, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पक्की बात? चलिए अब देखते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। देखिए जो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बड़ी ही मजेदार चीज है और बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस का लॉ है। अभी हमने देखा कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को मैं पास में लाऊंगा तो वो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। देखो अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को या नेगेटिव नेगेटिव को पास में लाऊंगा, उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव को लाऊंगा तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी सिंपल सी बात को हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बड़ा सिंपल सा लॉ है, बड़ा मजेदार है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत वाइड स्प्रेड हैं। अभी आगे चल करके जब हम चार्जिंग को डिटेक्ट करना सीखेंगे तो हम पाएंगे कि जो फंडामेंटल लॉ है यही उसका बेस है कि चार्ज को जब हम डिटेक्ट करते हैं। इसी सिंपल से एग्जांपल के ऊपर देखिए, यहाँ पर एक एटम है मेरे पास, इस एटम के अंदर ये है न्यूक्लियस जहां पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स पर कौन सा चार्ज बताया था, पॉजिटिव, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की तरफ होती है, विच प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स गोल चक्कर लगाने में लगे हुए हैं। ठीक ऐसे ही आप दो बैलून्स को चार्ज कर दीजिए, अगर वो अनलाइक चार्ज होगा तो बलून्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, लाइक चार्ज होगा तो बलून्स रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए जी अब बात करते हैं जो पोलैरिटी है चार्ज, ये क्या होती है। बेसिकली चार्ज की पोलैरिटी को डिफाइन किया जाता है एज द प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ चार्ज। चार्ज की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप पॉजिटिव को नेगेटिव से अलग बता सकते हो, उसी को नाम दिया जाता है पोलैरिटी। तो पोलैरिटी कौन से दो तरह की होती है, पॉजिटिव पोलैरिटी या नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो इसी को उसकी पोलैरिटी नाम दिया जाता है। समझ में आ गई बात सबको? चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। अब आगे अगर हम देखें मेथड्स टू डिटरमाइन पोलैरिटी ऑफ चार्ज, हमने पढ़ा पोलैरिटी दो तरह की होती है, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। बात आती है कैसे पता लगाएं कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। तो मैंने आपको कहा था फंडामेंटल लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब भी हम चार्ज को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए फंडामेंटल लॉ ही लगता है। जो हम मेथड सीखेंगे अभी या जो डिवाइसेस यूज करेंगे वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं। क्या था फंडामेंटल लॉ, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। ठीक, अब जो डिवाइसेस यूज की जाती है डिटेक्ट करने के लिए उनमें से सबसे कॉमन है पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप या फिर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये दो तो हम समझेंगे देखेंगे अभी। इसके अलावा इलेक्ट्रोमीटर भी होता है, वोल्टामीटर भी होता है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर भी होता है। ये सारी डिवाइसेस
चार्ज को डिटेक्ट और मेजर करने के लिए यूज की जाती है। दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द चार्ज। ठीक है, तो इनमें से हम लोग पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यहां पर समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आता है पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। बच्चों, जो पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप है ये है क्या? ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली डिवाइस नहीं, बड़ी सिंपल सी डिवाइस है। देखो, पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर एक होता है इंसुलेटिंग स्टैंड। इस स्टैंड से हम सिल्क का अनस्पन थ्रेड टांग देते हैं और इसके ऊपर कॉर्क की बॉल बांध करके लटका देते हैं। ठीक, बन गया हमारा पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। कोई मुश्किल बात थोड़ी है। अब ये काम कैसे करता है इसको समझते हैं। देखो, मान लो ये हमारा एक पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप है। हम यहाँ बना लेते हैं एक सिंपल सा पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप बना लेते हैं। मैंने सपोज इस कॉर्क की या पिथ बॉल को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अब मान लीजिए मैं इसके पास एक रॉड लेकर के आया, ठीक है, और मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो पिथ बॉल है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, इसके पास जा रही है कि नहीं? तो अब इसके पास जा रही है तो इसका मतलब इस बॉडी पर ऑपोजिट चार्ज होगा, यानी इस बॉडी पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। लेकिन अगर ये पिथ बॉल उल्टा काम करती, मान लो ये पिथ बॉल ऐसे इधर को जाती, तो आप क्या कहते हैं? इस पर ये पिथ बॉल अगर दूर जाती इससे तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं इस पर सेम चार्ज होगा तभी रिपल्शन हो रहा है। तब उस केस में आप क्या कहते हैं? इस रॉड पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप देखो, हमने सिंपल तरीके से यहाँ पर पता लगा लिया कि इस रॉड पर कौन सा चार्ज है। इसी डिवाइस को बोलते हैं पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। एक चीज जो यहाँ पर ध्यान देने की है, ध्यान देना जरा इस बात पर। यहाँ पर मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए ये तो बता दिया कि इस रॉड पर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। एक कंडीशन और आती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसकी वजह से एक न्यूट्रल बॉडी भी इसमें अट्रैक्शन शो कर सकती है। उसको मैं आगे चल करके एक्सप्लेन करूंगा जब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे ना, तब मैं इस कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में आपको समझाऊंगा कि एक न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्शन शो कर सकती है। अभी के लिए चीजों को सिंपल रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी हमने मेथड नहीं सीखा है। तो याद रखिएगा, अभी के लिए हम मान करके चलेंगे कि ये रॉड अगर लाइक चार्ज होगा तो रिपल्शन शो करेगा, अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्शन शो करेगा। इसी के बेस पर हम एक अननोन बॉडी का चार्ज डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बाद मैंने आपको कहा था जो दूसरी डिवाइस हमने पढ़नी है उसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखो, ये भी कोई कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस नहीं, बड़ी सिंपल सी डिवाइस है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर आपके पास एक ग्लास की बॉटल होती है जिसका बेस कनेक्टेड होता है मेटल फॉइल से, यानी अर्थेड बेस करने के लिए, अर्थिंग करने के लिए इसके ऊपर मेटल फॉइल लगी होती है अर्थिंग के लिए। ठीक, इसके अंदर से एक ब्रास की डिस्क और एक मेटल की रॉड जा रही होती है, ब्रास की रॉड ही होती है मोस्टली, और उसके एंड पर लगाई जाती है गोल्ड लीव्स। इसके एंड पर हम लोग क्या लगाते हैं? इसके एंड पर हम लोग लगाते हैं बच्चों गोल्ड लीव्स। ये ब्रास रॉड नहीं लिखना है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर आएगा गोल्ड लीव। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके इसका डायग्राम बना लीजिए। ये आ जाएगा हमारे पास गोल्ड लीव्स, ठीक है? तो ये हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसका काम करने का तरीका समझते हैं कि भाई ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये काम कैसे करता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए। बिल्कुल सिंप्लीफाइड डायग्राम हम बना रहे हैं, सिर्फ समझ लीजिए, ठीक है? अब मान लीजिए मैंने इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यहां पर, अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में हमारे पास दो प्रॉब्लम आएंगे।
पहला तो हमें ये देखना है कि यहां पर आप दो तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक में ये अनचार्ज होगा। अनचार्ज में अगर मान लो मेरा ये अनचार्ज है, मेरे पास है अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, और दो कंडीशन हम देखेंगे चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की। अभी वो दोनों समझाऊंगा बारी बारी से। पहले हम अपनी फिगर्स बनाएं, फिर बाद में आसानी है ना। चलो अब देखो, मान लो मैं इसके पास एक रॉड टच कर रहा हूं, यहां पर हमें रॉड इस पर टच करानी है, ठीक है। अब मान लो इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज था, लेट अस अज्यूम कि इस पर पॉजिटिव चार्ज था। कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। तो जब मैंने इस रॉड को इस मेटल की डिस्क पे टच किया तो इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो डिस्क पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब डिस्क के साथ जुड़ी थी रॉड, रॉड पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और रॉड के एंड पर लगे थे दो गोल्ड की लीव्स, इस पर भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप कहोगे सर गोल्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, सोना तो इतना महंगा चल रहा है। इसका कारण है गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, यानी सबसे पतली शीट्स जो बनाई जा सकती हैं जिस मेटल की, वो गोल्ड है। इसलिए गोल्ड को यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें हमें जितनी पतली शीट होगी उतना अच्छा होगा। यही कारण था, अगर आपको याद हो आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें भी गोल्ड की फॉइल लगाई गई थी, क्योंकि गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हमें ये बात पता है लाइक चार्जेस क्या शो करते हैं बच्चों, रिपल्शन, जिसकी वजह से ये दोनों लीव्स एक दूसरे से ऐसे थी, ये दोनों लीव्स ऐसे दूर हो जाएंगी, यानी इनमें डाइवर्जेंस आ जाएगा, ये दूर एक दूसरे से चली जाएंगी, ठीक है, एक दूसरे से दूर डेविएट हो जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा इस रॉड पर चार्ज था। कौन सा चार्ज था ये नहीं पता चलेगा, कारण अगर मैं सोचूं यहां पर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज लिखता तब भी क्या तुम्हारा रिजल्ट सेम आता? आप कहोगे सर हाँ, अगर रॉड पर नेगेटिव चार्ज होता, टच करने पर नेगेटिव चार्ज डिस्क पे जाता, डिस्क के साथ जुड़ी थी रॉड, रॉड पर जाता, रॉड के साथ लगी थी लीव्स, तो दोनों लीव्स पर नेगेटिव चार्ज जाता, और तब भी दोनों लीव्स क्या हो जाती, एक दूसरे से दूर फैल जाती, है कि नहीं? पक्की बात समझ में आई? तो इस वाले अनचार्ज मेथड में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम चार्ज डिटेक्ट तो कर सकते हैं, कैन डिटेक्ट चार्ज, बट कैन नॉट आइडेंटिफाई द पोलैरिटी। यानी अगर मैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को अनचार्ज करके और तब इस्तेमाल करता हूं, तो मैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से ये तो बता सकता हूं कि बॉडी पर चार्ज था, लेकिन ये नहीं बता सकता कि वो चार्ज कौन सा था, वो चार्ज पॉजिटिव था या नेगेटिव, ये बात मैं नहीं समझा सकता। बात समझ में आ गई सबको? अब आते हैं प्री चार्ज मेथड में। प्री चार्ज में मैंने पहले से इस इलेक्ट्रोस्कोप को कुछ चार्ज दिया हुआ है। कौन सा चार्ज? सपोज मैंने इलेक्ट्रोस्कोप को पहले से दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, मेरा इलेक्ट्रोस्कोप पहले से पॉजिटिवली चार्ज है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मैं इस पर दोनों केस में एक रॉड टच करता हूं, ठीक है। पहले केस में जब मैंने रॉड टच करी तो मैंने ये पाया ये दोनों लीव्स एक दूसरे से दूर चली गई, लेकिन जब मैंने दूसरी रॉड टच करी तो मैंने ये पाया ये दोनों लीव्स एक दूसरे के पास आ गई। पहले केस में तो ये ऐसे दूर चली गई, दूसरे केस में ये पास आ गई, यहां पर गैप बढ़ गया, यहां पर गैप कम हो गया। तो मुझे इतना तो पता है गैप बढ़ेगा तब जब चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज ज्यादा होगा तो लीव्स और ज्यादा धक्का मारेंगे एक दूसरे को। इन पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। चार्ज बढ़ने की वजह से वो और फैलेंगी, तो और कौन सा चार्ज ऐड हुआ होगा? पॉजिटिव। वो जो एक्स्ट्रा चार्ज आया कहां से आया होगा? रॉड से। इसका मतलब रॉड पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। ठीक, तो हमने पता लगा लिया चार्ज था तभी तो लीव्स फैली, डिटेक्ट हो गया।
दूसरी बात हमने ये भी पता लगा लिया कि वो चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव था। आते हैं दूसरे केस पर, यहां पर लीव्स पास आ गई, लीव्स पास आई होंगी क्यों, क्योंकि चार्ज कम हो गया। कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। चार्ज कम कैसे होगा, ऐसा तो होगा नहीं चार्ज इसमें से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ। अब पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा चार्ज चाहिए होता है, नेगेटिव। वो नेगेटिव कहां से आया होगा, रॉड से। इसका मतलब रॉड के पास कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। ठीक, तो हमने पता लगा लिया कि रॉड चार्ज थी क्योंकि लीव्स गिरी, तो मतलब रॉड के पास चार्ज था। और हमने ये भी पता लगा लिया कि रॉड के पास कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। बच्चों समझ में आई बात सबको? तो ये जो प्री चार्ज मेथड होता है, इस मेथड से हम यानी जो मटेरियल्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है उसके बेसिस पर हम मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं बच्चों। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, और अब हमारे पास तीसरी कैटेगरी और आ जाएगी, डाइइलेक्ट्रिक। आज से पहले आप 2 ही कैटेगरीज में बांटते थे, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, दैट्स इट। ठीक, अब हम एक और कैटेगरी को पढ़ेंगे यहाँ पर, उसे बोला जाता है बच्चों डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक, अब एग्जांपल देखो, कंडक्टर क्या है, जिनमें से आसानी से चार्ज फ्लो कर सकता है, उनको बोलते हैं कंडक्टर। एग्जांपल कॉपर, और बेस्ट कंडक्टर कौन सा था, सिल्वर। ठीक, इसके बाद इंसुलेटर, जिनमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, एग्जांपल ड्राई वुड, ड्राई एयर, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं। इसके बाद ये जो नई कैटेगरी आती है डाइइलेक्ट्रिक्स, जिसका एग्जांपल माइका लिखा हुआ है आपके सामने, ये क्या है भैया, ये जो डाइइलेक्ट्रिक्स है ये कुछ खास तरह के इंसुलेटर्स होते हैं। ये ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जिनके अंदर से चार्ज तो फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इंसुलेटर है, लेकिन अगर इनको स्ट्रॉन्ग फील्ड्स में रखा जाता है तो इनके सरफेस पर, दोनों सरफेस पर, एक साइड पर पॉजिटिव और एक साइड पर नेगेटिव स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहा जाता है, और जो इंसुलेटर्स पोलराइजेशन शो करते हैं उनको नाम दिया जाता है डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक, अब ये जो कंडक्टर्स हैं इनको अगर हम समझें, कंडक्टर्स के एग्जांपल देखो आपके पास है, सिल्वर है, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, दे आर ऑल कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स की बात करें, रबर है, ग्लास है, ऑयल है, डायमंड है, ड्राईवुड है, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स। ठीक, अब कंडक्टर्स इंसुलेटर्स में क्या फर्क है, अगर मैं मान लो एक सर्किट मैंने बनाया, एक बल्ब लगाया, एक सेल लगाया और यहाँ बीच में गैप छोड़ दिया, अगर मैं यहाँ पर कोई कंडक्टर लगाऊंगा, गोल्ड लगाऊंगा, सिल्वर लगाऊंगा, कॉपर की तार लगाऊंगा, सी वाटर को बीच में लगाऊंगा, तो बत्ती जल जाएगी। याद है ना 3 इडियट्स का रैंचो वाला सीन, है ना, सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर। सेम वही बात है भैया यहाँ पर। इसी तरीके से अगर मैं उसमें वुड लगा दूंगा, रबर लगा दूंगा, ग्लास लगाऊंगा, प्लास्टिक या ऑयल डालूंगा, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि इनमें से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। जबकि यहाँ पर क्यों चल गया था, क्योंकि इनमें चार्ज फ्लो कर सकता है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। ठीक, अब बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक पॉलीमर्स की। जो डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं इनका बहुत वास्ट एप्लीकेशन पाया जाता है बच्चों। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, केबल इंसुलेशन में, फिल्मिक कैपेसिटर्स में, मोटर की वाइंडिंग्स में, इंसुलेशन जैक तारों के ऊपर जो कवर्स देखे आपने, सेंसर वायर बनाने में, हाई हीट वायर्स में। तो ये जो हमारे डाइइलेक्ट्रिक्स हैं इनका बहुत वास्ट यूज पाया जाता है। इनको डिटेल में आगे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग की। बच्चों ये अर्थिंग या ग्राउंडिंग क्या होती है? देखो, अर्थिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि उसका चार्ज अर्थ में शेयर किया जा सके। अगर आप इसको डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच अ बॉडी शेयर्स इट्स चार्ज विथ द अर्थ। इसी को ग्राउंडिंग या अर्थिंग नाम दिया जाता है। अब जब भी आप सर्किट में ये सिंबल देखें, मैं इसके सिंबल आपको बना के दिखा रहा हूं। अगर आप किसी भी सर्किट में ऐसा सिंबल बना देंगे या ऐसा सिंबल बना देंगे या ऐसा सिंबल बना देंगे, तो इन तीनों सिंबल्स का मतलब होता है कि उस सर्किट में उस पॉइंट पर किया गया है अर्थिंग का इस्तेमाल। ठीक, अब आपको तो सर ये अर्थिंग करनी क्यों पड़ती है?
अगर आपने नोटिस किया हो, आजकल जब ऊंची ऊंची बिल्डिंग पर सोलर पैनल भी लगाए जाते हैं तो वहां पर भी एक लाइटनिंग के लिए स्पाइक लगाई जाती है। अगर आप बुर्ज खलीफा को देखें तो उसके ऊपर भी लास्ट में सबसे ऊपर एक नुकीला सा पोल निकला हुआ है, वो भी एक लाइटनिंग कंडक्टर है। अब लाइटनिंग कंडक्टर काम कैसे करता है, इसमें एक स्पाइक ऊपर की तरफ लगी होती है घर के पास और उसको मोटे तारों के थ्रू अर्थ में गड़ी हुई एक कॉपर प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। कॉपर प्लेट के ऊपर आपके कोल का चूरा और NaCl सॉल्ट ये सब डाल करके, पानी डाल करके डिग करके अंदर दबाया जाता है, क्योंकि ये सब अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इसीलिए। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, ठीक, तो वो जो लाइटनिंग है वो इस चैनल के थ्रू, जो चार्ज होगा वो इस चैनल के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। इसी तरीके से आपका लाइटनिंग कंडक्टर का बेसिक फंक्शनिंग जो है वो काम करती है। ठीक, तो इसी प्रोसेस को, जिसमें बॉडी अपना चार्ज किसके साथ शेयर कर दे, अर्थ के साथ। आपने देखा होगा आपके घरों में 3 पिन प्लग होता है, उसमें ऊपर की जो मोटा वाला छेद होता है उसमें बना हुआ होल, वो होल अर्थिंग के लिए ही यूज किया जाता है, ताकि अगर कभी कोई आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में चार्ज लीक भी हो जाए तो वो आपको शॉक ना दे, बल्कि वो अर्थ में चला जाए। तो अर्थिंग क्या है, जब भी कोई बॉडी अपना चार्ज अर्थ के साथ शेयर करती है, इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं अर्थिंग का। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों, यस और नो, पक्की बात। अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ठीक, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, इसको स्कैन करेंगे आप अपने फ़ोन के कैमरा से तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा बढ़िया बढ़िया DPPs और स्टडी मटेरियल, जिसको आप पढ़ करके, तैयारी करके जम के फिजिक्स में बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने प्यारे फिजिक्स टीचर को ऑन इंस्टाग्राम। ठीक, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।